नाजरीन सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके आप दी सेवा विच हाज़र हुंदे हां। ये माइंड एंड बॉडी जिहड़ा प्रोग्राम है ये BNC मैडिकल सेंटर के ताबन दे नाल पेश किया जाता है। BNC मैडिकल सेंटर कित्थे है? BNC मैडिकल सेंटर जिहड़ा हैगा वो ब्रैम्पटन दे विच है, जिथे ब्रैमली ते कंट्री साइड दो रोड्स मिलदियां ने जिन्होंने आप इंटरसैक्शन कहने हैं। उसके उपर ये साडा मैडिकल सेंटर है जिहदे विच इक्को छत दे थल्ले पहली बार इन्नियां ज़्यादा हैल्थ नाल रिलेटेड सेवावां दित्तियां जांदियां ने। मसलन तुसीं कह सकते हो कि साडे कोल हर तरह की फिजियोथैरेपी ते कैरोप्रैक्टर नाल संबंधित हर तरह की सर्विस मिलती है। अर्जेंट केयर है, वॉक इन क्लीनिक है, फैमिली प्रैक्टिस है। नाल दी नाल साडे कोल जिहड़ी ब्लड लैब हफ्ते के 7 ते 9 बजे शुरू हो जाती है। जे तुहानू ECG की लोड़ है, कोई टांके लगाने ने, कोई एलर्जी की कोई प्रॉब्लम है, कहने का मतलब है कि जे तुहाडी नॉन लाइफ थ्रैटनिंग कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ टू गो टू द सिविक हॉस्पिटल एंड यू हैव टू वेट ओवर 7 or 8 hours over there, you can visit our BNC medical center and the waiting period is maybe within an hour or so. सो इस दे नाल ही साडे कोल काउंसलिंग दी सर्विसेज असीं पिछले 3 महीने तो दे रहे हैं। डॉक्टर फैनी ਜਿਹੜੇ कि काउंसलिंग की सर्विस दे रहे हैं। पहली बार अंटैरियो दे विच तुसीं जिथे मर्जी काउंसलिंग के उपर काउंसलिंग करन जाओ, सिर्फ वो मास्टर्स इन काउंसलिंग होंदे ने। पर ये पहली बार डॉक्टर फैनी जिहड़े ने वो शी इज़ ए डॉक्टर इन मैडिसन। उन्होंने आप सारे एग्जाम क्लीयर किए ने, अमेरिकन एंड कनेडियन ऑल एग्जाम, तो बाद दे विच उन्होंने अपना प्रोफैशन चेंज करके काउंसलिंग च आ गए। सो काउंसलिंग की सर्विस दी जाती है। तुहानू पता ही है कि जिस तरह के गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, कि सारी दुनिया जिहड़ी हैगी वो दुखा ना भरी पीती है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। पर जदों कोई पर्टिकुलर दुख लगातार 3 या 4 वीक रहन लग जाए पवे तो उसनूं आपां डिप्रैशन कहने हैं। सो डिप्रैशन दे विच तुसीं अपने साइकैट्रिस्ट कोल जा सकते हो, वो तुहानूं मैडिसिन दिंदे ने, तो उहदे फिर साइड इफैक्ट शुरू हो जाते हैं। कई बार भार घटना शुरू हो जाता है, कई बार बहुत वध जाता है, कई बार भुख नहीं लगती, कई बार बहुत भुख लगती है, कई बार तुसीं गुमसुम रहने हो, किसी ने अपनी गल शेयर नहीं करते, सोचते हैं कि लाइफ का तो जीवन का कोई फायदा ही नहीं यार, मेरी कोई गल मनदा ही नहीं, एनर्जी नहीं तुहाडे कोले हुंदी। सो उस दे लई काउंसलिंग की जाती है भी वो किसी बच्चा जिहड़ा है, बच्चा या बजुर्ग या कोई भी, वो अपनी गल किसी नाल शेयर नहीं करता। पर क्योंकि काउंसलिंग दे विच दे आर प्रोफैशनल, वो गलबात करके तुहाडे विच जिहड़ा हैगा वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, जिहदे नाल तुसीं 2 या 3 मीटिंगां दे विच प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर लैंदे हो। सो तुसीं डॉक्टर फैनी नूं मिल सकते हो, उत्थे काउंसलिंग लई अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हो। फिर साडे कोल IDA फार्मेसी है, ये भी 365 ਦੇ 365 दिन खुलती है। नॉट ओनली दैट, वी हैव 4 आई डॉक्टर्स। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। 100% ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਮਨੀ ਬੈਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ नहीं करते किसी तरह की भी। ਜਿਹੜੇ भी असी कोई एक्सपर्ट स्टूडियो च लैके आ रहे हैं, ना असी उन्होंने कोई पैसा देने ते ना ही उन्होंने तो असी कोई पैसा लैने हैं। साडा परपस सिर्फ तो सिर्फ एक ही है कि उन्होंने दी जिहड़ी नॉलेज हुंदी है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑथेंटिक नॉलेज हो जाए। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੁੱਡ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਡਿਟਾਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸੈਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੌਰਟਗੇਜ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਗੋਡ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਫਰਦਰ ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਆਈ नो दैट यू कांट स्पीक पंजाबी बट नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी, डजेंट मैटर टू मी। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही बात की जाए। तो आप सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कनाडा में कब आए थे, आपकी बैकग्राउंड क्या है और अब आप क्या काम करते हो? मैं अपने परिवार के साथ पीआर कार्ड लेकर 2005 जनवरी में कनाडा आया। आई एम फ्रॉम इंडिया और बैक होम भी मैं बैंकिंग में था। यहाँ आके मेरे को ऑलमोस्ट 10 महीने लग गए दोबारा बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करने में। तब से लेके आज तक मैं सेम आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बिग बैंक्स ऑफ कनाडा। सो अब ऑलरेडी ऑलमोस्ट मेरे को 13.5 साल हो चुके हैं सेम बैंक में। इस बैंक में मैं पर्सनल साइड में हूँ मेनली तो, और पर राइट फ्रॉम डे वन मैं लेंडिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरे को मॉर्गेजेस लोन्स तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और ओवर ए पीरियड ऑफ दीज 13.5 years आई माइट हैव हेल्प, आई एम थिंकिंग मे बी क्लोज टू 3000 पीपल विद देयर ड्रीम ऑफ बाइंग ए होम। उसमें हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, इवन नॉन रेजिडेंट्स हैं या कमर्शियल लोग हैं, हर तरह के। तो उस सेंस में अच्छा एक्सपीरियंस है। और ख़ासकर जब आप कनाडा के बड़े बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको और भी अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है, हर कम्युनिटी के साथ काम करने का मौका मिलता है, हर लोकेशन ऑल्सो। क्योंकि पहले 2 साल मैं फ़ोन बैंकिंग में रहा तो मैं हेल्प करता था ऑल ओवर कनाडा, तो हर कम्युनिटी हर लोकेशन। सो आई फील आई एम इन ए गुड पोजीशन टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। और मुकेश जी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जब लोगों ने लोन लेना होता है, जब मॉर्टगेज लेनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं बड़े प्राइवेट जो हैं लोग वो रेडियो पर टीवी पर ऐड देते हैं कि बैंकों से हम कम इंटरेस्ट पर दे देंगे आपको। अगर बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया आपको मॉर्टगेज देने के लिए या लोन देने के लिए तो डोंट वरी, वी विल गिव यू द लोन्स। तो उसमें क्या ट्रिक है, बैंक क्यों रिफ्यूज़ करती है और बैंक से वो इंटरेस्ट सस्ता क्यों देती है इसमें? क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं, कोई नहीं बताता, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट। सो आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन एक्सप्लेन इन ए क्लियर सेंस so that people should know what is the difference between bank and a private loaner. कनाडा में बेसिकली अगर बिल्कुल मोटा मोटा बोलें तो 2 तरह के लेंडर हैं। एक बोलते हैं कैटेगरी ए लेंडर्स और एक है फिर कैटेगरी बी लेंडर्स। कैटेगरी ए लेंडर्स में सारे जो बड़े बैंक्स हैं अपने कनाडा के सारे वो आते हैं, और कैटेगरी बी में फिर जैसे छोटी कंपनीज़ हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, या क्रेडिट यूनियंस हैं या इवन प्राइवेट मॉर्गेजेस भी हैं। सो वो कैटेगरी बी में है। अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो लेजिस्लेशंस हैं उसके हिसाब से जो लेंडिंग क्राइटेरिया है, जो 8 कैटेगरी लेंडर्स हैं उनके लिए डिफरेंट हैं और थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और जो कैटेगरी बी लेंडर्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया वो बिल्कुल अलग हैं और मोटा मोटा बोला जाए तो थोड़ी लीनियंट हैं। तो इसकी वजह से बहुत बार ये देखा गया है जो कुछ केसेस बैंक नहीं कर पाते हैं वो बी कैटेगरी लेंडर कर पाते हैं। और जहाँ तक रेट का सवाल में, इसमें आपने एक मुद्दा और उठाया रेट्स का। रेट का मैं शायद आपसे एग्री ना करूँ। रेट जो है आपको जनरली स्पीकिंग ए लेंडर पे बेटर मिलते हैं। तो और जो बहुत सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक्स नहीं कर पाते हैं विच इज़ कैटेगरी ए लेंडर।
क्रेडिट ख़राब है आपका, या डाउन पेमेंट पूरी नहीं है, या अभी जॉब आपका स्टेबल नहीं है, अभी नया नया शुरू किया है, अभी आप प्रोबेशन पे चल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जो मेन बड़े बैंक्स हैं वो लोग कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो जो लोन है वो दूसरे प्राइवेट जो हम रफ लैंग्वेज यूज़ करें तो वो अगर अप्रूव कर देते हैं तो वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना? जी, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से आप मान के चलें कि वो लोग रेट भी ज़्यादा देते हैं। अच्छा, वो रेट ज़्यादा लेंगे। जी, क्योंकि हम लोगों का अप्रूवल क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है और हम लोग जो है अच्छे बोरोवर्स को देने की कोशिश करते हैं मॉर्गेजेस, तो उसकी वजह से हम लोग रेट लो रख पाते हैं, क्योंकि हमारी मॉर्गेजेस जो हैं बेसिकली लो रिस्क हैं वर्सेस वो जो लेंडर बी कैटेगरी के लेंडर हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क बोरोवर्स ले रहे हैं तो उनके रेट्स जनरली ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रिस्क कम देकर आपका रिस्क कम, आपका मींस बैंक का रिस्क जो कम होता है इसलिए आप लोन देते हो और इसलिए रेट भी कम होता है। जी, तो कौन से फैक्टर आप देखते हो कि इसके ये अच्छे फैक्टर हैं तो इसको लोन अप्रूव किया जाए, या लोगों को ये पता चले कि हमारे ये पॉइंट्स होने चाहिए तब हमें गारंटीड जब हमें लोन मिल जाएगा? वैसे तो बोला जाए तो हम लोग 5C जो क्रेडिट एडजुडिकेशन होता है वो इट्स बेस्ड ऑन 5 C's, जो सबसे ज़्यादा हर किसी को पता ही है शायद। एक तो क्रेडिट ब्यूरो है, उसमें एक है कैपेसिटी टू पे। कैपेसिटी टू पे आपकी लिंक है आपके एम्प्लॉयमेंट से, इनकम से। फिर कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल माने कि आपने क्या सिक्योरिटी ली हुई है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, आपकी प्रॉपर्टी इजीली सेलेबल है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ, और इस तरह से बैंक जो है उन क्राइटेरियाज पे करता है। तो सबसे जो ज़्यादा मैं देखता हूँ दिक्कत लोगों को आती है वो तो एक तो कैपेसिटी पे आती है नंबर 1 पे, और कुछ लोग जो ध्यान नहीं रखते हैं, उनको अपने क्रेडिट ब्यूरो ने का ध्यान नहीं रखा, पेमेंट वगैरह टाइम से नहीं की, तो उसकी वजह से क्रेडिट ब्यूरो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से बैंक्स को दिक्कत आती है अप्रूव करने में। और कुछ एक केसेस में वो न्यू इमिग्रेंट में ज़्यादा रहता है कि आए हैं अभी, क्रेडिट पुराना नहीं है, सो देयर इज़ नॉट इनफ क्रेडिट हिस्ट्री। सो ये 2-3 चीज़ें जो है मेन सबसे ज़्यादा रीज़न रहती हैं कि लोगों को बी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। और मेरे ख्याल एक हमारे जो खास करके इंडियंस को भी छोड़कर पंजाबियों में देखें तो वो उनको रीस होती है कि अगर मेरे रिलेटिव ने 5000 स्क्वायर फीट मकान ले लिया तो लेडी जो है तंग करती है हस्बैंड को, हमने भी लेना है, हमने भी लेना है, तो फिर वो भागते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी इनकम क्या है, मेरी इनकम क्या है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, पर हमारी जो कम्युनिटी है इसमें ये क्वालिटी नहीं है। वो कहते डजंट मैटर, जैसे मर्जी कर लो, हमें लोन मिलना चाहिए, हमने तो जो मासी ने लिया है या फूफा ने लिया है या जीजा ने लिया है उसी तरह का मकान लेना है, तो फिर बैंक रिफ्यूज़ कर देता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होती। वो उसके लिए वही वर्ड यूज़ किया था, कैपेसिटी। कैपेसिटी बेसिकली वही है कि आपकी मान लीजिए महीने की आमदनी $100 है, तो बैंक अगर बिल्कुल ब्रॉडली स्पीकिंग वो बोलता है कि $100 अगर आपकी आमदनी है तो आपका जो खर्चा है, और उस खर्चे में मेनली मॉर्गेज पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस और हीट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लुक एट, तो ये जो खर्चे मिला के $100 के अगेंस्ट में 39 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब 39 वो फिर अब देखने वाली बात है कि आपका वो 39 में है या नहीं है। ये तो हो गए जिनको बोलते हैं हम क्राइटेरिया नंबर 1। दूसरा क्राइटेरिया ये रहता है, मान लीजिए इनके अलावा मॉर्गेज पेमेंट के अलावा अब आपके पास कार लोन चल रहा है या बच्चों का स्टूडेंट लोन चल रहा है जो आपने को साइन किया था, या आपके क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट में बैलेंसेस चल रहे हैं, तो उनकी पेमेंट भी हर किसी ने मंथली बेसिस पे करनी है, तो वो भी ऐड होती है। तो दूसरी कैलकुलेशन उनको ऐड करके की जाती है और वो 44 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों का उनसे ऊपर जाने लगता है तो बैंक जो है विलिंग नहीं है उनको पेमेंट। तो सिंपल बात तो ये है कि बैंक ने यही देखना, बैंक नहीं कोई भी दुनिया का लोग ये देखता है कि इसको मैं पैसे उधार दिए हैं, ये पैसे वापस कैसे करेगा जी, है ना। वो अगर उसकी इनकम है, जैसे आपने $100 उसकी अगर इनकम है तो स्कूल के बच्चों की फीस इतनी होगी, उसके जो अपनी कार का लोन इतना होगा, कोई स्टडी के ऊपर लोन लिया हुआ है, कोई कहीं से लोन, कोई कहीं से लोग वो तो भूल जाते हैं, लेकिन जब वो लोन इकट्ठे हो जाते हैं तो पता चलता है कि इसने तो ऑलरेडी इतना कर्जा उठाया हुआ है। जैसे इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं, जो लोग गाँव में गरीब लोग होते हैं उनके पास कर्जा इतना ज़्यादा होता है तो उनको फिर रिस्क जो भी कोई देता है वो इतना ज़्यादा ब्याज डाल देता है उसको
जिसको हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, लेकिन वो उनका कसूर नहीं, वो अपना कसूर है क्योंकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती जिसकी कारण वो हमें लोन मिल सके। सो मुकेश जी, हमने और भी बातें करनी है क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी ब्रेक पर जाना है। सो हमने भी क्रेडिट कार्ड्स पर भी बात करेंगे। आप और जो भी आपके दिल में हो वो क्वेश्चन बताने के लिए जिससे लोगों का फायदा हो सके, यू आर मोर देन वेलकम। सो प्लीज यू शुड नॉट गो अवे, वी आर कमिंग बैक सून। थैंक यू। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਟ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਕੁ ਲੋਨ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੋੜਨਾ ਦਾ ਪਊ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਓਕੇ, ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ हाउ यू नो जी डॉक्टर साहब, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि मेरे ख्याल यहाँ आते ही बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाता है, खासकर जो बैक होम आए हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह से, कि क्रेडिट हिस्ट्री, हम किसी ने क्रेडिट हिस्ट्री का वर्ड सुना हुआ है। और क्रेडिट हिस्ट्री जब तक आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं तो वो शुरू ही नहीं होती है। तो जहाँ तक मेरा सजेशन का सवाल है उसमें ये है कि जो भी हमारे भाई लोग आते हैं, खासकर नए आते हैं बैक होम से, उनको आते ही क्रेडिट कार्ड एक ले लेना चाहिए मिनिमम, और कोशिश करके मेजर बैंक से लेना चाहिए और मेजर कंपनी जैसे मास्टर कार्ड या वीज़ा या अमेरिकन एक्सप्रेस में से। तो उसको लेने से क्रेडिट हिस्ट्री राइट अवे बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। और उसमें वो पॉइंट आपने ऑलरेडी थोड़ा सा कवर कर लिया कि वो भी जो है चादर देख के ही पैर पसारने चाहिए। बहुत बड़े बड़े लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड नहीं लेने चाहिए। मेरी हर किसी को, हर क्लाइंट को एडवाइस रहती है कि अपने पास बेसिकली 3 तरह के कार्ड होने चाहिए, एक मास्टर कार्ड, एक वीज़ा, एक अमेरिकन एक्सप्रेस, और बाकी वो कार्ड जहाँ जिस स्टोर पे आप बार बार जाते हैं, हर हफ्ते 2 चक्कर लग रहे हैं आपके, तो उस स्टोर का क्रेडिट कार्ड लेने से फ़ायदा रहता है। वो तरह तरह के प्रमोशन है या रिटर्न पॉलिसी मैंने देखा है कईयों में ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखते हैं वो लोग, बोनस पॉइंट्स ज़्यादा देते हैं। तो कुल मिला के 3 वो कार्ड्स और प्लस जिस स्टोर में आप ज़्यादा जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों को चौथा, 5वां, 6ठा, 10वां कार्ड नहीं चाहिए। कई बार सामने मेरे क्लाइंट्स बैठे होते हैं, अपना वॉलेट खोलते हैं, वॉलेट मोटा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें वो जहाँ भी जाते हैं, एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं, जिस स्टोर में भी गए उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब
आप यूज़ तो करना नहीं है आपने, पर वो वॉलेट में पड़ा हुआ है, वॉलेट मोटा हो, उससे बल्कि कई बार देखा गया है कि क्रेडिट स्कोर थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट हिस्ट्री के बिना ना आपको लोन मिलेगा, ना मॉर्गेज मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो इतनी हाई रेट पे मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से स्लोली अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करते रहनी चाहिए, और उसके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। और मुकेश जी, एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया है कि फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट कार्ड लिया उसकी पेमेंट जो देनी होती मंथली वो नहीं दे पाए, या कोई हमने कहीं से कोई सामान परचेज किया तो कोई डिस्प्यूट है उसकी पेमेंट के बारे में, वो हम नहीं देना चाहते, तो उसमें फिर क्रेडिट बैड हो जाता है ना, वो तो अपना बैड क्रेडिट होगा, लेकिन उसमें जो क्लाइंट है उसका तो कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी, वो बैड आपका क्रेडिट कर देते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए? एक तो आपने इसमें दो मुद्दे उठाए हैं। एक तो उठाया पेमेंट का। पेमेंट तो देखिए, मान लीजिए आपका $1000 बैलेंस चल रहा है स्टेटमेंट डेट पर, तो वो मिनिमम पेमेंट $30 की डिमांड उन्होंने करनी है कार्ड कंपनी ने, वो एक अलग है। आपने दूसरा इसमें पॉइंट उठाया है कि कई बार मर्चेंट से डिस्प्यूट चल रहा है। मर्चेंट से डिस्प्यूट चल रहा है तो राइट अवे जो बोरोवर है या जो कार्ड ओनर है उसको he or she can call the card company right away and they take those calls very seriously। तो right away आप कॉल करके उन्हें बताएं कि हमारा मर्चेंट से डिस्प्यूट है, राइट तो उस बेस पे आपको उससे एग्जम्प्ट भी कर देते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि मान लीजिए मर्चेंट ने आपको बिना बताए $100 आपके कार्ड से निकाल लिए। अगर आप कॉल करते हैं तो कार्ड कंपनी उनके प्रोसेस और प्रोसीजर्स इतने अच्छे हैं कि वो राइट अवे आपके अकाउंट में वापस डाल देते हैं, और उसके बाद कार्ड कंपनी जो है मर्चेंट को रीच आउट करती है और फिर मर्चेंट से एक्सप्लेनेशन वगैरह लेती है और फिर वो उसका रेजोल्यूशन देती है। तो बेसिकली अगर मर्चेंट से डिस्प्यूट है तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा तो देना बनता नहीं है, मैं तो दूंगा नहीं उसमें, क्योंकि अपना ही नुकसान है उसमें। आपने एक सही और अच्छा वर्ड और भी यूज़ किया कि सुप्रीम अथॉरिटी, क्योंकि कार्ड कंपनी के पास अथॉरिटी है आपका क्रेडिट ख़राब करने की, और ठीक करने की जो जिम्मेवारी है फिर आपकी है, और उसमें बहुत टाइम लगता है। ये एक ऐसी भूल है जो होने को 1 मिनट में हो जाए और उसको सुधारने में कई बार देखा गया है 3 से 5 से 10 साल लग जाते हैं। और मैं तो ये मेरा बिल्कुल पर्सनल है, आप लोग जो देख रहे हैं चाहे फॉलो करें या नहीं करें, हर किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग दिन रात शॉपिंग करते हैं, मर्चेंट्स के जाते हैं, फर्नीचर लेते हैं, मैगजीन सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, तो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। मेरी पर्सनल इसमें ये रही है हमेशा, डिस्प्यूट अमाउंट है आप जमा करा दें, क्योंकि जमा कराने से, ये दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा सोचना है, जमा करा देने से जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है मर्चेंट से वो ख़त्म नहीं हो गया। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी के थ्रू मर्चेंट को अप्रोच कर सकते हैं, आप स्मॉल क्लेम कोर्ट्स में जा सकते हैं, जो आपने पेमेंट कर दी उससे आपका जो राइट है उस मनी पे वो ख़त्म नहीं हो गया। क्योंकि ये क्रेडिट जो है इतना वैल्यूएबल है, उसके अराउंड आप, आई एम श्योर डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे, सिर्फ लोन या मॉर्गेज ही नहीं है, और तो और मैंने मेरी समझ के हिसाब से आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं उसमें क्रेडिट हिस्ट्री ये लोग चेक करते हैं। आप जॉब्स में, बहुत सारे जॉब्स में, स्पेशली जो फाइनेंशियल सेक्टर जॉब्स हैं, उसमें पहली चीज़ वो लोग ये करते हैं, कैंडिडेट पसंद आ गया क्रेडिट चेक करो। अगर आप वो देखेंगे कि आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है और आपने 8 में तो पेमेंट ही नहीं दिया कुछ भी रीज़न से, आई एम श्योर यू विल नॉट गेट द जॉब, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर। सो क्रेडिट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आपके $10 के डिस्प्यूट या $100 के डिस्प्यूट से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप उसको फिक्स करने निकलेंगे, आप देख लें वो आपका $100 का डिस्प्यूट बेटर है या 3 साल बेटर है। कई बार क्रेडिट हिस्ट्री इतनी ख़राब कर देते हैं कि कई साल तक कोई भी लेंडर आपको टच करने को रेडी नहीं है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं आपसे डिसएग्री करूं, लेकिन मैं अब एग्री कर रहा हूं, और लोगों को भी एग्री करना चाहिए, क्योंकि फिर वही फाइनल अथॉरिटी तो वही है, वो अपने जो बिजनेस ब्यूरो है उनको भेज देंगे, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने के लिए तो वो सामने जाता है कि बैड क्रेडिट है। तो इससे अच्छा है कि जैसे भी हो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनके साथ पैसे पेमेंट कर दो। अगर आपको लगता है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो आप स्मॉल कोर्ट में उसको ले जाओ, तो वहाँ से ऑर्डर हो जाएंगे, है ना। हाँ, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बल्कि इसी बारे में हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री, one of the suggestions that I always give to my friends, family and clients is कि
क्रेडिट ब्यूरोज जो हैं कनाडा में, विच इज़ एक्वाफैक्स, वो हर साल एक फ्री रिपोर्ट देते हैं, फ्री, हर साल एक बारी। पर उसमें सिर्फ समस्या ये है कि वो आपको मांगना पड़ता है उनसे। ओके। वो ऑटोमेटिक नहीं देते। तो एक तो उन्होंने एक 1-800 नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप, वो ऑटोमेटेड है टोटली, उस पर कॉल करके आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं फ्री। या उन्होंने एक वो लेटर सिस्टम रखा हुआ है, एक एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको फ्री क्रेडिट। क्योंकि मेरे सामने इतने रोज़ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमने बैंक क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, दैट इज़ प्रीटी मच द फर्स्ट थिंग। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी तो देखा कि क्रेडिट तो बहुत ख़राब है। क्लाइंट बोल रहा है नहीं, मेरे हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए। अब भाई सामने तो यही दिख रहा है। तो कुल मिला के क्लाइंट को क्रेडिट ब्यूरो के ऑफिस फिर जाना पड़ता है उसे ठीक कराने के लिए। तो इसका बेटर इलाज ये है कि साल में एक बारी खुद ही चेक करते रहें। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब हम कनाडा में आए थे 87 में, तो मुझे याद है कि कोई बैंक में नाम नहीं लेता, तो वो वहाँ हम टोरंटो से मूव हो गए ब्रैम्पटन, तो मैं उनको बैंक में गया और उनको बोला कि जो भी मेरा बैलेंस आप ले लो। उन्होंने जितना बैलेंस बताया था मैंने दे दिया उनको, क्रेडिट कार्ड जो भी कुछ था। जब ब्रैम्पटन में मूव हो गए तो उनकी स्टेटमेंट आई कि आई ओ देम 9 सेंट समथिंग, 9 और 10 सेंट। तो क्योंकि हम इंडिया से नए नए आए थे, हम मेरे दिमाग में ये था कि ये बैंक ही बेवकूफ़ है। 35 सेंट की उस पर स्टैंप लगती थी, 9 सेंट देने हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेटर भेजते रहो, जब $10 हो जाएंगे तब दे देंगे। तो वो ऐसे उनके लेटर आते रहे। तो एक बार आफ्टर 15-16 ईयर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, शायद पता नहीं किस सर्कल में, शायद मकान लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे पिन पॉइंट किया कि जो क्रेडिट ब्यूरो में आपके आ रहे हैं, कुछ बैंक के आपने लोन वगैरह देने हैं, पैसे देने हैं। तब फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बनाई, तो फिर अल्टीमेटली क्रेडिट ब्यूरो में जाकर वो रिमूव करवाया। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम आई। आपने बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि मेरे ख्याल में जो लोग हमें देख रहे हैं वो फ़ायदा उठाएंगे कि प्रेस्टीज इशू मत बनाओ। जो अगर वो गलत काम कर रहा है, मेरा तो विश्वास ये है कि अगर कोई चीट कर रहा है कोई भी आदमी, तो समबडी इज़ वाचिंग अस, है ना। तो अगर कोई मर्चेंट धोखा दे रहा है, अभी कुछ बात की नहीं है, तो कस्टमर से लेने की कोशिश कर रहा है, फिर वो क्रेडिट ख़राब करने की कोशिश करता है। क्रेडिट दे दो, अपना क्यों ख़राब करते हो, उसके पैसे दे दो। लेकिन उसके बाद कोर्ट भी जा सकते हो, या फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। जब उसकी जब पनिशमेंट मिलेगी तब आदमी देखता है। लोग सारी संसार में मुकेश जी ऐसा ही है, सुबह से लेकर शाम तक हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो शादी हो जाती है, फिर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, पैसे इधर से उधर से हेरा फेरी से पैसे आते हैं आमदन से। और जो पैसा आता है वो खाली अपनी लाइफ के लिए नहीं आता, और वो कई कुछ साथ में लेकर जाता है। और जब डेथ के हम नज़दीक सभी ने जाना है, तब देखते हैं पैसा तो कोई नहीं देता, वो फैमिली में बढ़ जाता है, फिर पैसे के लिए तरसते हैं। तो वो इतना, जो हमने इतना कुछ भाग दौड़ कर इतना कुछ पैसा इकट्ठा किया, वो किस काम का है। तो इसलिए बेटर है कि सिंपल लाइफ करो। अच्छा, दूसरी, क्योंकि मेरे पास टाइम 1-2 मिनट ही है, एक होती है पर्सनल लाइन, राइट, लाइन ऑफ क्रेडिट समथिंग, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट जी। तो उसको भी जरा प्लीज बता दो वो क्या होती है। पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड में एक्चुअली मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी वही लिमिट होती है, महीने में एक बारी स्टेटमेंट आती है, आपने मिनिमम पेमेंट करनी है और आपको लिमिट के अंदर रहना है। तो उस सेंस में कोई भी फ़र्क नहीं है। पर पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट कार्ड के मुकाबले में ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहता है। क्रेडिट कार्ड्स जनरली 28% इंटरेस्ट रेट वाले हैं, और पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट आजकल 8 से 10% के ऊपर है। पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट का रेट जो है आपके जो फाइल की स्ट्रेंथ पे है, जिसमें फिर वही आ गया क्रेडिट ब्यूरो, आपकी कैपेसिटी, आपके नेटवर्थ, आपके एसेट्स, तो वो सब के बेस पे पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट। तो अगेन उसमें क्योंकि जिस ढंग से वो अप्रूव की जाती है वो ज़्यादा हार्ड है, इसलिए रेट उसमें कम रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन दिस, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट लेने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि उसका जो वेट है क्रेडिट ब्यूरो बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे आपका क्रेडिट ब्यूरो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। हाँ जी, सो मुकेश जी, टाइम हमारा बिल्कुल समाप्ति पर है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना लंबा है, जितना मर्जी बढ़ाते रहो इसको, क्योंकि हर आदमी एवरी डे रूटीन में इसकी को फेस करता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और यू आर एक्सपर्ट, यू कैन एक्सप्लेन मोर बेटर वे। हम कोशिश करेंगे कि किसी और दिन आपको लाएं, जहाँ पर फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा आपकी बात को डिस्कस करने के लिए। पर क्योंकि आज टाइम इज़ ए बिग फैक्टर, वी कांट डू एनीथिंग। मुझे इशारा होगा कि टाइम का ख़त्म है, अगर हम ज़्यादा भी कंटिन्यू करेंगे तो वो काट देंगे। तो इसलिए आप स्टूडियो में आए, थैंक यू वेरी मच। एंड प्यारे दर्शकों, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਰਨ
सॉरी उन्होंने दा खन्ना है, मैं नाम भूल गया क्योंकि ही इज़ आवर चाइल्ड जस्ट लाइक आवर चाइल्ड, वो आएंगे तो उनसे बात करनी है नेक्स्ट थर्सडे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ कॉल, सो देन आई विल आस्क डेफिनेटली एनी क्वेश्चन। ही इज़ ए यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो ही विल कम नेक्स्ट थर्सडे। टिल नाउ, टिल देन, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।